रीबर्थ ऑफ माई ड्रीम एंजल एपिसोड 5 बेंगलुरु इंडिया। अगला दिन रूमी इस वक्त अपने बेडरूम में थी। उसके बेड पर सारी बुक्स फैली हुई थी और वो चुपचाप नोट्स बना रही थी। कल उसका एक और एग्जाम था और रोनित ने उसे सीधे धमकी दी थी कि अगर उसने आज पढ़ाई नहीं की तो वो सीधे अद्रित को बोल देगा कि वो पढ़ती नहीं है। रूमी को अद्रित से डांट खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रूमी खुद से बोली, क्यों नहीं लग रहा है? बोलकर उसने अपना पेन नीचे रखा और कुछ सोचते हुए उसने अपना फोन उठा लिया। रूमी कुछ सोच रही थी और अनजाने में ही उसने अद्रित को कॉल लगा दिया। वो खुद से बोली, ये क्या कर दिया मैंने? चौहान साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं। बोलकर वो कॉल काटने वाली थी, उससे पहले अद्रित ने कॉल पिक किया और फिर बोला, क्या हुआ माशूका? रूमी कुछ पल रुककर बोली, कुछ नहीं, वो गलती से कॉल लग गई थी, मैं अभी कट कर देती हूँ। अद्रित कुछ पल रुककर बोला, सीरियसली माशूका, तुम मुझे गलती से कॉल करती हो और तुम ये बात मेरे मुंह पर भी बोलोगी? रूमी हैरानी से बोली, नहीं बोलना था। ओके सॉरी, नहीं बोलूंगी। मैंने जानबूझकर कॉल किया क्योंकि मुझे। अद्रित बीच में बोला, रिलैक्स जस्ट रिलैक्स, पढ़ाई कर रही हो ना तुम? रूमी झट से बोली, हाँ पढ़ाई कर रही हूँ। रोनित भाई ने आपसे कुछ बोला तो नहीं? उन्होंने अगर मेरी शिकायत की ना तो? अद्रित बीच में बोला, डोंट वरी माशुका, अभी तक तुम्हारी शिकायत आई नहीं है मेरे पास, पर बिलीव मी अगर आएगी तो अपनी आंखों के सामने खुद तुम्हारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रूमी खुद से बोली, ये क्या बात हो गई? बोलकर उसका मुंह बन गया था। रूमी अपना फोन साइड में रखने वाली थी कि तभी उसके दिमाग में एक चीज आई और उसने सीधे जाकर के न्यूज पोर्टल चेक किया। सारी न्यूज देखते देखते वो सीधे एक न्यूज पर पहुंची जो कि लखनऊ की थी। नवाब अरशद खान, जो कि लखनऊ के शहर काजी हैं, सुनने में आया है कि वो एक नई कंपनी लॉन्च करने वाले हैं। रूमी धीरे से बोली, काश मैं होती आपके पास, काश नहीं। रूमी खान ऐसे किसी काश को याद नहीं करते, क्योंकि काश कभी सच नहीं होता। एक बार आपसे मिलने की ख्वाहिश हुई थी मुझे, और आज फिर से हो रही है, पर मुझे पता है कि मैं नहीं आऊंगी। अगर मैं आपके पास गई तो आपकी इज्जत पर सवाल खड़े हो जाएंगे, एंड यू नो डैड, मैं आपकी इज्जत पर सवाल नहीं आने दे सकती। आई रियली लव यू। बोलते हुए उसकी नजरें नवाब साहब की फोटो पर थीं। वो गौर से उनकी फोटो को देख रही थी, जो कि लेटेस्ट थी, शायद 3-4 दिन पहले की। रूमी ने एक बार अरशद खान की फोटो पर हल्की सी किस की और फिर मुस्कुराकर बोली, आई रियली लव यू डैड। रूमी ने अपना फोन साइड में रखा और फिर वापस पढ़ाई पर लग गई, जैसे कि अधृत की धमकी थी। अगर उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो फिर वो खुद उसका सिलेबस कंप्लीट करवाता, और रूमी अच्छे से जानती थे कि अधृत के सामने पढ़ाई करने से अच्छा वो 3-4 साल का सिलेबस एक ही बार में पूरा कर ले। वहीं दूसरी तरफ चोपड़ा हाउस में वामिका सोफे पर बैठी हुई थी। उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो चुपचाप सामने देख रही थी। तभी कविश उसके पास बैठकर बोला, वामिका बेटा, 2 दिन से ऐसी हालत बनाकर रखी है, तुमने कुछ बोल नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। वामिका धीरे से बोली, पापा मुझे अधृत चाहिए, प्लीज मुझे वो चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी। बोलते हुए उसने एकदम से कविश को दिखा कि कभी अपनी बेटी की आंखों में अधृत के लिए पागलपन साफ देख पा रहा था, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो वामिका को मनाया तो कैसे। ये समझ में नहीं आता कि आखिर अधृत ने ऐसा क्या किया था कि उसकी बेटी अधृत के पीछे पागल हो चुकी थी। वामिका चोपड़ा किसी के पीछे पागल होने वालों में से थी नहीं। कविश कुछ बोल पाता कि तभी सामने से आवाज आए, तुम्हें अधृत चौहान चाहिए तो देखो, अधृत चौहान यहाँ पर खुद आ गया। ये सुनते ही वामिका और कविश दोनों के नजरें सामने खड़े अधृत की तरफ चली गई, जिसके साथ रोनित और आरुष भी थे। कविश खड़े होकर बोला, व्हाट द हेल, मिस्टर अधृत चौहान, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अधृत अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, तुम्हारी बेटी मुझे याद कर रही थी मिस्टर चोपड़ा, तो मैं मिलने आ गया। यू नो, मैं बहुत केयरिंग इंसान हूँ, बहुत फिक्र होती है मुझे। वामिका धीरे से बोली, चौहान साहब आप। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि अधृत ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वामिका बिल्कुल शांत हो गई और वो कविश और अधृत को गौर से देखने लगी। कविश गहरी सांस लेकर बोला, क्या करो तुम यहाँ पर मिस्टर चौहान? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम पर केस नहीं किया, क्योंकि मुझे वामिका ने मना किया था। एक बार अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरा करियर खत्म हो जाएगा। अधृत 2 कदम पीछे हटकर बोला, ओ माय गॉड, मैं तो डर गया।
मैं इतना डर गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, इसलिए मैं पेपर से लेकर आया हूं। इसके बाद शायद तुम्हें भी डर लगने लगे, बोलकर उसने रोनित की तरफ इशारा किया। रोनित ने वो पेपर्स कॉफी टेबल पर रखे और कविश को देखकर बोला, एक बार देख लीजिए मिस्टर चोपड़ा, बहुत जरूरी है आपके लिए। कविश ने कुछ पल अधृत को देखा और फिर उसने बिना कुछ बोले वो पेपर्स उठाए। पेपर्स देखते ही कविश की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके हाथ से वो पेपर्स छूटकर नीचे गिर गए। वामिका कंफ्यूजन से बोली, पापा क्या हुआ, क्या है इनमें? अधृत चुटकी बजाकर बोला, हेलो हेलो मिस्टर चोपड़ा, कहाँ खो गए? कविश एकदम से उसे देखकर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब हुआ कैसे? मैंने इन पेपर पर कभी साइन नहीं किया। अधृत अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, क्या बात करते हो मिस्टर चोपड़ा, तुमने नहीं किया, तुम्हारी बेटी ने करवा दिया होगा। ये सुनते ही वामिका और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। कविश धीरे से बोल, वामिका, वो ऐसा क्यों करेगी? बोलते हुए वामिका की तरफ चली गई। वामिका एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, पर हुआ क्या है? बोलकर उसने तुरंत वो गिरे हुए पेपर्स उठाए। वामिका ने जैसे ही वो पेपर्स देखे, उसकी आंखें भी एकदम से फैल गईं। वो धीरे से बोली, प्रॉपर्टी के पेपर पर मैंने कभी फाइल नहीं कराई पर। इतना बोलते ही वो रुक गई और उसने पेपर्स की ओर देखा और उसे अचानक से कुछ याद आया। वहीं उसके एक्सप्रेशन देखकर अधृत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। कविश धीरे से बोला, वामिका, ये सब तुमने नहीं किया है ना? ये तुम्हारा नाम था, कंपनी के 45% शेयर तुम्हारे नाम थे। वामिका धीरे से बोली, आई एम सॉरी पापा, बोलते हुए उसके हाथ से पेपर छूटकर नीचे गिर गए। वहीं कविश हैरानी से उसे देखने लगा। कविश कुछ पल रुक कर बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या किया तुमने? ये कब किया? मुझे बिना बताए कैसे कर गई तुम? वामिका एकदम से उसे देखकर बोली, मुझे नहीं पता था पापा, मैं चौहान साहब से प्यार करती थी। उन्होंने कहा था कि मैं उनके लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी चल रही थी। मैंने वो पेपर साइन किया। सॉरी, मेरी गलती है, प्लीज आई एम रियली सॉरी। कविश हैरानी से वामिका को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी पागल को देख रहा है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी थी। वहीं वामिका की बातें सुन आरुष अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। इस वक्त उसकी बातें किसी बेवकूफ से कम नहीं थीं। अधृत तेज आवाज में बोला, मिस्टर चोपड़ा, ये ड्रामा खत्म करते हैं। 45% मुझे तुम्हारी बेटी से मिलकर एंड 7% और मिल गए। सो नाउ चोपड़ा इंडस्ट्रीज में मेरा शेयर पता है कितना है? एक्चुअली तुम कैलकुलेशन करो। यू आर वेरी गुड। बोलकर वो आराम से वहीं सोफे पर बैठ गया और उसने कॉफी टेबल पर अपना एक पैर रखकर दूसरा पैर चढ़ा लिया। कविश धीरे से बोला, 52%। बोलते हुए उसकी नजर अधृत की तरफ थी। वहीं अधृत इविल स्माइल करते हुए बोला, एग्जैक्टली, शेयर्स ज्यादा है। तो फिर मालिक कौन हुआ मिस्टर कविश चोपड़ा? अधृत का सवाल सुन कविश एकदम से होश में आया और चिल्लाकर बोला, खबरदार अगर तुमने मेरी कंपनी पर अपनी गंदी नजर डाली तो। अब समझ में आया मुझे, तुम मेरी बेटी को फंसा रहे थे इसलिए, ताकि चोपड़ा इंडस्ट्रीज में अपना हक जमा सको। बोलते हुए वो एकदम से अधृत की तरफ बढ़ा। तभी अधृत ने कविश के पैर पर एक लात मारी और उसके ऐसा करते ही कविश सीधे जमीन पर गिरा। अधृत तेज आवाज में बोला, औकात में रहकर भौंकना चाहिए कविश चोपड़ा। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे किसी के पैसों की जरूरत है या किसी की भी की जरूरत है? चोपड़ा इंडस्ट्रीज इसकी जरूरत है मुझे। कविश ने अपना सर उठाकर हैरानी से अधृत को देखा। वो कुछ का पता था कि तभी अधृत फिर से बोला, पता है कि मैं कौन हूँ? सिर्फ और सिर्फ पेंटर अधृत चौहान, पता है ना? आरुष, जरा बताना इन्हें कि आखिर अधृत चौहान है क्या चीज? आरुष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सुना है आपने मिस्टर चोपड़ा की बेंगलुरु में कोई गैंगस्टर है जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। पूरी सीबीआई टीम उसके पीछे पड़ी हुई है। लोग उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। जो उसका नाम जानते हैं वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही कविश की आंखें एकदम से फैल गईं। उसने एक बार आरुष को देखा और फिर अधृत को। कविश कोई बेवकूफ नहीं था जो उसे कुछ समझ में न आए। वो सब समझ रहा था कि आखिर आरुष कहना क्या चाहता था। कविश धीरे से बोला, तुम वो गैंगस्टर? अधृत चुटकी बजाकर बोला, क्या बात है चोपड़ा, बेवकूफ नहीं हो तुम? पता नहीं तुम्हारी बेटी किस पर चली गई, शायद अपनी मां पर गई है। कविश एकदम से चिल्लाकर बोला, खबरदार मिस्टर अधृत चौहान, अगर
वो अभी बोल रहा था कि तभी अद्रित ने अपनी वेस्ट बैंड से गन निकालकर सीधे कविश की तरफ गोली चला दी। गोली जमीन पर लगी थी पर कविश को वो वार्निंग देने के लिए काफी थी। वामिका अद्रित को देखकर बोली, चौहान साहब आपने मुझे धोखा दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मुझे क्यों बीच में लेकर आए और ये सब? अद्रित बीच में ही बोला, तुम जिस इंसान का खून हो वो मासूम नहीं है, और अगर मेरे बदले के बीच मुझे तुम जैसे किसी को इन्वॉल्व करना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर वो एकदम से खड़ा हो गया। कविश के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, और वो सब बदला। आखिर कैसे बदले की बात कर रहा था अद्रित? कविश कैसे बदले के बारे में जानते ही नहीं था। अद्रित कविश के पास गया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अद्रित चौहान, मेरा पूरा नाम चौहान। बोलते हुए उसने चौहान शब्द पर गौर फरमाया और फिर 2 कदम पीछे हटकर बोला, तैयारी करना, कल अद्रित चौहान चोपड़ा इंडस्ट्रीज में अपने कदम रखने वाले हैं। बोलकर उसने आई विंक की वहां से निकल गया। कविश अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द चल रहा था, और वो था चौहान। कुछ ऐसी यादें थी चौहान से जो बहुत खतरनाक थी। कुछ ऐसी चीज थी उसे चौहान शब्द से जो तूफान का आगाज थी। कविश ने अपना फोन निकाला और वामिका को इग्नोर करते हुए तुरंत वहां से चला गया। रात का वक्त रूमी हाल में सोफे पर बैठी हुई अद्रित का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से बाहर गाड़ी के हॉर्न बजाने की आवाज आई। वो जल्दी से सोफे से उठकर बाहर गई। गेट के पास पहुंचते ही उसने अद्रित को देखा जो कि अपनी सिगरेट का कश लेते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अद्रित रूमी के सामने खड़े होकर बोला, बीवी हो क्या मेरी, जो ऐसे इंतजार कर रही हो? बोलकर उसने रूमी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गया। रूमी मुस्कुराकर बोली, बन जाऊंगी, तुम बनाकर तो देखो। अद्रित उसे देखकर बोला, भूख लगी है मुझे माशूका, ये बातें हम बाद में करेंगे। बोलकर वो उसका हाथ छोड़कर ऊपर चला गया। रूमी खुद से बोली, हद है, बाहर नहीं जाने देते का मतलब तो ये है कि मुझे विला से बाहर कदम ना रखने देगा। बोलकर उसने सिर हिला दिया और तुरंत किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद अद्रित नीचे आया। वो सीधे किचन में गया और उसकी नजर रूमी की तरफ चली गई, जिसने अपने बालों का मैसी बन हुआ था और पजामा और शर्ट पहनी हुई थी और वो खाना गर्म कर रही थी। अद्रित बिना कुछ बोले उसके पास गया और उसने रूमी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। रूमी एकदम से मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ, आज परेशान हो तुम? अद्रित गहरी सांस लेकर बोला, माशूका, जो मैं हूं वो परेशान नहीं है। अद्रित चौहान लोगों को परेशान करता है, खुद परेशान होता नहीं है। रूमी तिरछी नजर से उसे देखकर बोली, इंसान की खासियत है ये कि वो बहुत काबिल होता है, पर इंसान का गुरूर रही है कि वो परेशान नहीं होता और आप बहुत गुरूर में हो। मतलब आप नहीं होते, पर आप हो, समझ गए? उसके बाद पूरी होते ही अद्रित ने एकदम से उसे अपनी तरफ घूम लिया। रूमी बिना कुछ बोले अपनी लवेंडर ब्लू आंखों से उसे देखने लगी। अगले ही पल अद्रित ने रूमी को लिफ्ट करके वही फ्लैट पर बैठाया और उसके पैरों के बीच आकर बोला, माशूका, उम्र छोटी है तुम्हारी, एक्सपीरियंस भी कम है, इसीलिए उस हिसाब से बातें करो, जितना तुमने देखा है, तुमने समझा है। हद से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। बोलते हुए वो उसके लोअर लिप को हल्का हल्का सहला रहा था। रूमी उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, पर अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो संभालने के लिए तुम हो ना, तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं ज्यादा बोलूं या कम बोलूं, तुम हैंडल कर लोगे। अद्रित ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और अगले पल आगे बढ़कर उसने रूमी के लोअर लिप को हल्का सा बाइट कर लिया। रूमी धीरे से बोली, ये क्यों? अद्रित उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम ज्यादा बोलो, कम बोलो, मैं हैंडल करूंगा, पर अपने तरीके से। तुम ज्यादा बोलो, आई विल बाइट यू। तुम कम बोलो, आई विल किस यू। और अगर तुम। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी रूमी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। रूमी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अद्रित ने उसकी हथेली पर बाइट कर दिया। वो एकदम से अपना हाथ पीछे खींचकर बोली, ओके, सॉरी। बोलते हुए उसके चेहरे के भाव ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी अद्रित के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। बेंगलुरु, इंडिया। रात का वक्त। अद्रित उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और रूमी उसके पास बैठी थी। वो खुद अपने हाथों से अद्रित को खाना खिला रही थी। वहीं अद्रित लगातार अपने फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। तभी रूमी अचानक से बोली, वैसे आज का दिन खराब क्यों था? ये सुनते ही अद्रित की उंगलियां, जो टाइपिंग कर रही थीं, एकदम से रुकी और उसने अपनी नजर उठाकर अपनी सी ग्रीन आंखों से रूमी को देखा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। रूमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मतलब आज रोनित भाई ने भी मुझसे बात नहीं की?
और आरुष भी थोड़ा शांत था, तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है। सब कुछ ठीक है ना? अद्रित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सब कुछ ठीक है माशूका, और अगर कोई चीज है तो वो मेरे काम की चीज है। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, ना ही तो रोनित से कोई सवाल करना, ना आरुष से, ठीक है? रूमी गहरी सांस लेकर बोली, ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसकी बात का अद्रित ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने फोन पर ध्यान देने लगा। थोड़ी देर बाद अद्रित का खाना खत्म हो चुका था और वो वहां से जा चुका था। रूमी ने अपना सारा काम खत्म किया और वो खुद अद्रित के बेडरूम की तरफ चली गई। बेडरूम में पहुंचते ही रूमी बेड पर बैठते हुए बोली, कहाँ चले गए ये चौहान साहब? उसने इतना ही कहा था कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अद्रित अपने बालों को टॉवल से झड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा था। रूमी कुछ कहने को हुई कि अद्रित टॉवल सोफे पर फेंका और अगले ही पल रूमी को धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ गया। रूमी मुस्कुरा कर बोली, इतनी डेस्परेशन, थोड़ा सा तो इंतजार कर लेते, और अगर इंतजार नहीं करना था तो वॉशरूम जाते ही नहीं। मैं आ जाए फिर अपनी बेसब्री मिटा देते। अद्रित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं बेसब्र हूं माशूका, पर तुम्हारे जिस्म के लिए नहीं, तुम्हारी रूह के लिए। एटलीस्ट फिलहाल मुझे बस वही चाहिए। बोलकर वो रूमी के ऊपर से हटा और उसने खुद रूमी को अपने पास खींच लिया। अद्रित की नजरें एकदम से रूमी की रिंग फिंगर पर गईं, जिस पर उसकी पहनी हुई रिंग अभी तक की थी। अद्रित ने एक बार उस रिंग पर हल्की से किस की और उसने रूमी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। रूमी धीरे से बोली, आई लव यू। उसकी बात का अद्रित ने कोई जवाब नहीं दिया। रूमी बस मुस्कुरा दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगला दिन, आज रूमी का एग्जाम था जिसके लिए वो सुबह ही निकल चुकी थी। उसे छोड़ने के लिए आज पार्थ ही गया था। एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही रूमी कॉलेज से निकली, वो चारों तरफ देखने लगी, पर उसे कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं मिल रही थी जिसे वो पहचान सके। वो खुद से बोली, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मुझे लेने ना आए। कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस गए पार्थ। ये सोचकर उसने तुरंत पार्थ को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो कुछ बोल पाती कि तभी पार्थ बोला, 5 मिनट और शहजादी, बस 5 मिनट, ट्रैफिक में फंस गया था। अभी अभी ट्रैफिक से निकले, 5 मिनट और लगेंगे। एक तरफ खड़ी रहना, इधर उधर मत जाना। ओके, मैं आ रहा हूं। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रूमी खुद से बोली, बच्ची नहीं हूं मैं जो कहीं पर भी चली जाऊंगी। बोलकर उसने सिर हिला दिया और वही एक तरफ खड़ी हो गई। रूमी कभी टाइम देखती तो कभी इधर उधर अपनी नजरें घुमाती। वो पार्थ के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं उनसे थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें रोहित ड्राइविंग सीट पर और उसके साथ पैसेंजर सीट पर नवाब अरशद खान बैठे हुए थे, जिनकी नजरें रूमी के ऊपर ही ठहरी हुई थीं। रोहित खान साहब को देखकर बोला, यही है ना आपकी बेटी रूमी खान? खान साहब धीरे से बोले, बेशक यही है, और हम खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारी बेटी खुद को पूरी तरीके से भूल नहीं है और अपनी पढ़ाई को उसने प्रायोरिटी बनाकर रखी है। रोहित कुछ पल रुक कर बोला, पर क्या फायदा खान साहब? आपकी बेटी अद्रित चौहान के साथ एक रिश्ते में है जिसकी शादी होने वाली है। आप समझ रहे ना कि आपकी बेटी को नाम क्या मिलेगा? ये सुनते ही खान साहब ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, पर उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। रोहित ने एक बार खान साहब के हाथों की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, पर कोई बात नहीं खान साहब, आप चाहे तो अपनी बेटी को वापस पा सकते हैं। अभी के अभी आप उनसे मिली हैं, वो वापस आ जाएंगे। खान साहब धीरे से बोले, वो नहीं आएगी रोहित। वो रूमी खान है, हमारा खून। अगर वो कुछ करना चाहे तो मजाले कि कोई उन्हें रोक ले, पर अगर उन्होंने आज तक हमसे मिलने की कोई जहमत नहीं उठाई, जिसका साथ मतलब है कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। रोहित कुछ कह पाता कि तभी खान साहब धीरे से बोले, ये कौन है? ये सुनते ही रोहित की नजर सामने चली गई। पार्थ की गाड़ी अब तक आ चुकी थी और वो गाड़ी से उतरकर सीधे रूमी के पास जाकर बोला, सॉरी नवाबों की शहजादी, थोड़ी सी देर हो गई। तुम इस बात के बारे में अद्रित को कुछ नहीं बताओगे, ओके? रूमी सार्कास्टिकली बोली, रियली? पर मैंने तो अभी उन्हें मैसेज किया। पार्थ चिल्लाकर बोला, व्हाट? तुम क्या चाहती हो? मेरा मर्डर करवाना चाहती हो क्या? बोल दो, मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? पार्थ का ऐसा रिएक्शन देख रूमी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, डोंट वरी, कुछ नहीं बताया मैंने उन्हें। मुझे अच्छे से पता है कि अगर उन्हें पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब हम चले? वो क्या है ना कि मुझे खुद बाहर रहने की ज्यादा आदत नहीं है। तुम्हारे भाई ने, और मैं कहना चाहूं तो चौहान साहब ने, मेरी आदत छुड़ा दी है। पार्थ ने बिना कुछ बोले उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और धीरे से बोल,
नवाबों के शहजादे कम हार्ट अटैक वाली देवी ज्यादा लगती हो तुम। उसकी बात रूमी ने सुन ली थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। वो चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठी। तभी पार्थ धीरे से बोला, क्या है? ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो जब तुमसे कपड़े संभलते नहीं हैं? बोलकर वो पंजों के बल बैठा और उसने रूमी की ड्रेस, जो कि गाड़ी से बाहर आ रही थी, उसे अंदर किया। रूमी धीरे से बोली, एक बार ऐसा हो गया तो फिर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? पार्थ उसे देखकर बोला, क्योंकि मुझे इरिटेशन हो रही है, ऑलरेडी मैं लेट हूं। बोलकर उसने दरवाजा बंद किया और सीधे ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। रोहित अचानक से बोला, पार्थ खन्ना नाम है इसका। अद्रित चौहान का बहुत करीबी इंसान है और अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर भी है, खन्ना इंडस्ट्रीज का प्रॉपर बिजनेसमैन है। खान साहब धीरे से बोले, अगर ये प्रॉपर बिजनेसमैन है तो फिर ये अद्रित चौहान के साथ क्यों जुड़े एक प्रिंटर के साथ? रोहित कर बोला, इस बारे में मुझे नहीं पता खान साहब, चीजें पता लगनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपकी बेटी को ढूंढना था, मैंने ढूंढ लिया। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है और आपकी बेटी को कैसे आपके पास वापस लानी है। बोलकर उसने गाड़ी मोड़ दी। खान साहब ने एक बार पीछे की तरफ देखा और फिर वो सामने देखकर मन में बोले, अद्रित चौहान, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। हम पर वार करते तो संभल जाते, पर तुमने हमसे हमारी बेटी छीनी। अब देखो हम तुमसे क्या क्या छीन लेंगे। बोलते हुए उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर बाद पार्थ और रूमी की गाड़ी चौहान विला की पार्किंग में थी। रूमी जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर गई और अंदर जाते ही उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो खुद से बोली, मैं जब भी एग्जाम देकर वापस आती हूँ, ये ड्रामा क्यों देखने को मिलता है मुझे? बोलते हुए उसकी नजरें सामने वामिका की तरफ चली गईं, जो कि अद्रित को हैरानी से देख रही थी, जिसके चेहरे पर बोरियत और इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। वामिका तेज आवाज में बोली, प्लीज चौहान साहब, ये सब मत करिए। अद्रित उसे देखकर बोला, मैं आज चोपड़ा इंडस्ट्रीज नहीं आया क्योंकि मेरे पास अपने पर्सनल काम है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मिस चोपड़ा तुम मुझे कंपनी बुलाने के लिए यहाँ पर चली आओ। वामिका धीरे से बोली, चौहान साहब प्लीज। तभी रूमी तेज आवाज में बोली, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, और तुम उठाकर यहाँ पर चली आए? कैसे लड़की हो यार, अपनी बेइज्जती का एहसास नहीं होता तुम्हें? ये सुनते ही वामिका की नजरें सीधे रूमी की तरफ चली गई। वो अचानक से चिल्लाकर बोली, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि चौहान साहब तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ रहे हैं। वो तुम्हारी वजह से मेरे पापा को परेशान कर रहे हैं, वरना उनके पास कोई और वजह नहीं है ये सब करने की। ये सुनते ही पार्थ के एक्सप्रेशन बदल गए। वो धीरे से बोली, कैसी बेवकूफ है? रूमी वामिका की तरफ बढ़ते हुए बोली, उनके पास जो वजह हो वो तुम्हें नहीं बताएंगे, और अगर नहीं भी है तो उनकी मर्जी, वो कुछ भी करें। यहां से अगली बार उठाकर इस विला में आए ना तो पैर पर गोली चलाई थी चौहान साहब ने, मैं तुम्हारे सर के बीचों बीच गोली चलाकर तुम्हें यहां से फेंकूंगी। वामिका उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं जाऊंगी मैं और तुम्हारे कहने पर। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि रूमी ने एकदम से उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल वो वामिका का हाथ पकड़कर बोली, नहीं जाओगी तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी, और ये थप्पड़ पिछली बार के लिए तुम्हें याद रहे कि रूमी खान कोई चलती फिरती लावारिस लड़की नहीं है, जिसके कैरेक्टर पर, जिसके नाम पर तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की लड़की सवाल खड़ी करे। बोलकर वामिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए मेन गेट की तरफ ले जाने लगी। गेट के पास पहुंचते ही रूमी ने वामिका को झटका से बाहर की तरफ धक्का दिया। वामिका लड़खड़ा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। ऑलरेडी उसके पैर पर गोली लगी थी, जिसका बैंडेज अभी भी था, इस वजह से उसे दर्द भी शुरू हो गया था। रूमी उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, अगली बार यहां पर मत आना वामिका चोपड़ा, और अगर मैं कह रही हूं तो मुझे सीरियसली लो, मुझे गुस्से में पागल होना पसंद नहीं है। बोलकर उसने गेट बंद कर दिया। रूमी एकदम से अद्रित के पास जाकर बोली, ये क्या बोल रही थी, क्या करने आई थी यहां पर? और इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि अद्रित ने एकदम से उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, न्यू ओनर ऑफ द चोपड़ा इंडस्ट्रीज। रूमी हैरानी से बोली, मिस्टर अद्रित चौहान, सीरियसली? ये सब कब हुआ, कैसे किया? अद्रित उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, कैसे किया ये मैटर नहीं करता है माशूका, खास बात यह है कि कर दिया। अपने बदले में लोगों को बर्बाद करने से ज्यादा लोगों की चीज अपने पास करना मैटर करता है। बर्बाद तो मैं करूं, पर उसके साथ करूं कि उनके सामने उनकी बर्बादी हो, पर वो अपनी बर्बादी को छू तक ना पाए। अद्रित की बात सुन रूमी चुपचाप उसे देखने लगी।
वहीं अधृत उसे सीधे अपने बेडरूम में लेकर गया और उसे नीचे उतार कर बोला, और आई एम प्राउड ऑफ यू माशुका। जो थप्पड़ तुमने पिछली बार नहीं मारा था, वो थप्पड़ तुमने इस बार मार दिया। रूमी एकदम से अपने होश में आकर बोली, तो मुझे पता था, अगर मैं नहीं मारती तो तुम मुझे फिर से कुछ ना कुछ बातें करते और मुझे रोना आ जाता। अधृत सार्कास्टिकली बोला, गुड फॉर यू, अब दफा हो जाओ यहां से। रूमी धीरे से बोली, मैं नहीं जाऊंगी। अधृत ने कुछ पल उसे देखा और अगले ही पल वो धीमा कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अधृत को अपनी तरफ बढ़ता देख रूमी अपने कदम पीछे लेने लगी थी। कुछ ही पल में अधृत एकदम से रुका और मुस्कुरा कर बोला, यही है तुम्हारी जगह, बोलकर उसने गेट बंद कर दिया। रूमी हैरानी से बोली, मैं बाहर कब आ गई? पागल हो जाऊंगी मैं इस इंसान के चक्कर में, बोलकर वो तुरंत अपने बेडरूम की तरफ चली गई। रात का वक्त अब तक देव लखनऊ से वापस बेंगलुरु आ चुके थे और आने के बाद से ही वो बहुत शांत थे। वो आज शाम को आए थे। रूमी इस वक्त बाहर गार्डन में थी और वो फूलों को देख रही थी। अचानक उसकी नज़र बैकयार्ड की तरफ चली गई और वो खुद से बोली, ह्यूमन माइंड जिस चीज के लिए मना करो उसी चीज की तरफ ध्यान सबसे ज्यादा जाता है। अब इसमें क्या कसूर मेरा, जब मेरी नज़र बार बार वहां जा रही है। रूमी खान, मौका अच्छा है। चौहान साहब है नहीं तो चौहान साहब की माशूका क्या कर रही है, उसके बारे में चौहान साहब को पता ही नहीं चलेगा। इसी की तरफ बढ़ गई। बैकयार्ड के पास पहुंचती रूमी रुकी और वो सामने देखने लगी। सामने एक गेट था जो कि पूरी तरीके से बैकयार्ड को सिक्योर कर रहा था। रूमी कंफ्यूजन से बोली, ऐसा क्या है यहाँ पर जो इतनी सिक्योरिटी है, बोलकर उसे अब रहा नहीं गया। उसने सीधे से वो गेट खोला और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रूमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बैकयार्ड में भी सिर्फ और सिर्फ उसे दासपुर नजर आ रही थी। अचानक उसकी नजर एक जगह पर गई और वो एकदम से रुक गई। सामने एक कब्र थी जिसके ऊपर फूल रखे हुए थे। वहां पर कुछ लाइट्स लगी हुई थी और वहीं उसे सिर्फ और सिर्फ एक नाम नजर आ रहा था, और वो था अलीफा खान। ये देखते ही रूमी 2 कदम लड़खड़ा गई। वो खुद से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कैसे? बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। रूमी ने कसकर अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके दिमाग में कुछ शब्द गूंज गए जो कि कुछ ऐसे थे, तवायफ का खून है ये। अब वो तो चली गई और उसकी बेटी ही तो रह गई। ये बातें कोई बोल रहा था और सुन रही थी 10 साल की रूमी खान, जिसे तवायफ का मतलब भी अच्छे से नहीं पता था। रूमी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र वापस अलीफा खान के नाम पर गई। वो खुद से बोली, ये सब कैसे? ये यहाँ पर क्यों है? कैसे चौहान साहब? बोलकर वो एकदम से मुड़ी और किसी से टकरा गई। अगले ही पल रूमी नीचे गिर गई और उसने हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देखा। बेंगलुरु, इंडिया। रात का वक्त। रूमी हैरानी से अपने सामने खड़े देव को देख रही थी, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहे थे। वो धीरे से बोली, देव अंकल, आप। देव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोले, खड़ी हो जाओ। रूमी ने देव के हाथ में अपने हाथ रखा और अगले ही पल वो खड़ी हो गई। उसकी नज़र वापस से उस ग्रेव की तरफ चली गई और ग्रे से होकर उसकी नज़र सीधे अलीफा खान के नाम पर गई। रूमी खुद से बोली, ये कैसे हो सकता है? देव अंकल, आपको पता है क्या इस बारे में? बोलते हुए उसने देव को देखा। उसकी आंखों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। पहली बार वो यहाँ बैकयार्ड में आई थी और उसे यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था, अपनी खुद की माँ की ग्रेव। इसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। देव कुछ पल रुक कर बोले, सबसे पहले यहाँ से चलो। अगर गलती से भी अधृत को पता चल गया कि तुम यहाँ पर आई थी तो तुम्हें मैं नहीं बचा पाऊंगा। बोलकर वो रूमी का हाथ पकड़कर उसे तुरंत वहां से ले गए। देव ने रूमी को पीछे के रास्ते से सीधे स्टडी रूम के अंदर लेकर गए और उसका हाथ छोड़कर बोले, पहले वादा करो मुझसे कि अधृत के सामने मुंह नहीं खोलोगे तुम। रूमी तेज आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देव अंकल, आप क्या बोलना चाहते हो? अधृत नहीं चाहता कि मैं वहां पर जाऊं, इस वजह से कि वहां पर मेरी मतलब वो क्या हो रहा है, कोई मुझे बताया, प्लीज हेल्प मी। देव गहरी सांस लेकर बोले, पहले तो तुम एक जगह पर बैठ जाओ, आराम से उनकी बात सुनो। रूमी वहीं सोफे पर बैठ गई और सवालिया नजरों से देव को देखने लगी। देव उसके सामने एक चेयर पर बैठकर बोले, अलीफा खान, वो तुम्हारी माँ की ग्रेव है, इसके बारे में तुम सोच रही थी। ये सुनते रूमी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी देव फिर से बोले, पहले पूरी बात सुन लो। ये सुनते ही रूमी शांत हो गई। वो अभी भी देव को देख रही थी और उनके बोलने का इंतजार कर रही थी।
देव कुछ पल रुक कर बोले, ये चौहान विला जब बना था तब अलीफा सबके साथ थी। अद्रित, आरुष, पार्थ, ऋषभ और रोनित, इन सबको माँ का प्यार दिया था तुम्हारी माँ ने। तुम जानती हो ना रूमी की वो एक तवायफ थी, बार डांसर। रूमी धीरे से बोली, जानती हूँ। कई ताने सुने या मैं, वो धुंधली धुंधली यादें अभी भी है दिमाग में। देव धीरे से बोले, एग्जैक्टली, तुम्हारे फादर यानी कि खान साहब ने अलीफा को छोड़ दिया था इसी वजह से कि वो एक तवायफ थी। एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो दोनों एक साथ न्यूज में आ चुके थे। जिनके बाद खान साहब ने अलीफा से शादी की। जब तुम इस दुनिया में आए उन्होंने तुम्हें अपने पास रखा और अलीफा को तुमसे दूर कर दिया, हमेशा के लिए। रूमी धीरे से बोली, नहीं डैड, ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे मेरी माँ नहीं छीन सकते। वो मुझसे मेरी सगी माँ छीन करके उस इंसान को मेरी जिंदगी में नहीं ला सकते जिसने मेरी जिंदगी जहन्नम बनाकर रख दी। वो इतना बोलते ही वो रुक गई। उसे रियलाइज हुआ कि वो किसके सामने और क्या बोले जा रही थी। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में रूमी ने आज तक किसी से बात नहीं की थी। देव तेज आवाज में बोले, जानता हूँ मैं खान साहब की दूसरी बीवी के बारे में, जानता हूँ मैं तुम्हारी सौतेली माँ यानी कि सोफिया खान के बारे में। सोफिया का नाम सुनते ही रूमी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करती उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आने लगे। अंधेरा, खाली कमरा, रोना, दर्द में तड़पना, बेल्ट, डंडा, पता नहीं, ना जाने क्या क्या चीज। रूमी एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोली, क्या इन सारी चीजों का मतलब यह है कि चौहान साहब मुझे पहले से जानते थे? अगर वो मेरी माँ के साथ थे तो क्या वो मुझे जानते थे? बोलते हुए उसकी नजर सीधे देव की नजरों से मिली। देव बिना कुछ बोले रूमी को देख रहे थे और उनकी इस चुप्पी में रूमी को अपने सवालों के जवाब मिल रहे थे। वो एकदम से खड़ी होकर बोली, क्या चल रहा है यहाँ पर? कब से चल रही है सब? मुझे लगा था कि चौहान साहब ने मुझे खरीदा तब से जानते हो मुझे, लेकिन वो पहले से कब से? मुझे क्लैरिटी चाहिए। देव अंकल, कब से जानते हो मुझे? देव धीरे से बोले, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, पर इतना समझ लो कि अगर आज तुम 20 साल की हो तो 5 साल पहले से अद्रित तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। ये सुनते ही रूमी 2 कदम लड़खड़ा गई। वो अपनी आंखें फाड़े हैरानी से देव को देख रही थी। 5 साल पहले, जब वो 15 साल की थी, तब से, पर कब, कैसे, कहाँ, इस चीज का आइडिया उसे था ही नहीं। रूमी धीरे से बोली, देव अंकल, आज तक मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी के खेल में कोई मोहरा हूं जिसका इस्तेमाल हो रहा है, पर आज ऐसे में। देव बीच में बोले, नहीं रूमी खान, तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। वो मत समझो। अद्रित चौहान के खेल में तुम कोई मोहर नहीं हो, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत हो, जो उसे उसकी मंजिल तक लेकर जाएगी। तो मैं नहीं पता है रूमी खान कि तुम अद्रित चौहान के लिए कितनी मायने रखती हो। रूमी एकदम से सोफे पर बैठकर बोली, अगर मैं इतनी मायने रखती हूँ तो उनकी माशूका हूं ना चौहान साहब की माशूका। इतनी अनजान क्यों? चौहान साहब ने अपनी माशूका से इतनी सारी चीजें क्यों छुपा कर रखी हैं? मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं दिमाग में, उनका क्या करूं? जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक सुकून भी तो नहीं आएगा ना। देव कुछ पल रुक कर बोले, मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। रूमी एकदम से खड़ी होकर बोली, क्यों नहीं बताना चाहिए था? मुझे कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। 2.5 साल हो जाएंगे मुझे यहाँ पर रहते हुए। कब तक अनजान रखोगे आप लोग मुझे? नहीं रख सकते। अगर कायनात मुझे सच्चाई तक पहुंचाने की ख्वाहिश रखेगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे सच्चाई तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है ना। देव अंकल, फिर चाहे सच्चाई सुनहरे शब्दों में लिखी हो या फिर काले अक्षरों में, फर्क नहीं पड़ता। देव खड़े होकर बोले, सुनो मेरी बात। रूमी धीरे से बोली, सुन ही रही हूं और अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी करूंगी। देव एकदम से चिल्लाकर बोले, बिल्कुल भी नहीं दिया। ऐसी बेवकूफी मत करना। अद्रित चौहान छोड़ेगा नहीं तुम्हें। रणविजय चौहान का खून है। वो रणविजय चौहान जैसी हरकतें हैं उसकी। अपने आप पर गया है। वो उसका बाप मेरा नाम था। और ये भी कोई रहम दिल नहीं है। बेरहमी की हदें पार कर देगा वो, मत करना कोई ऐसी हरकत। रूमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, देव अंकल, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, उनकी मासिक हूं मैं। विश्वास करिए, मेरा चौहान साहब की माशूका खुद चौहान साहब से भी नहीं डरती। और जब बात सच्चाई तक पहुंचाने की हो तो चौहान साहब की माशूका चौहान साहब के हर दिए दर्द, हर जख्म को सह लेगी, लेकिन सच्चाई जानकर रहेगी। रोक सके तो रोक लीजिए मुझे, बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही देव खुद से बोले,
ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है? और इस बार तूफान कोई बाहर वाला नहीं, खुद रूमी लेकर आएगी। प्लीज रूमी, कोई गलती मत करना। बोलते हुए उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया। अगला दिन रूमी आराम से बेड पर सो रही थी कि तभी उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसके गाल पर अपनी उंगलियां चला रहा था। रूमी ने उस इंसान का हाथ हटाते हुए जैसे करवट ली, तभी किसी की गर्म सांसें उसे अपने कंधे पर महसूस होने लगी। रूमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें और उसकी नज़र सीधे अद्रित की नज़रों से जा मिली, जो इस वक्त उसके चेहरे पर झुका हुआ था और गौर से उसे देख रहा था। रूमी धीरे से बोली, चौहान साहब। उसके इतना कहते ही अद्रित ने अगले पल उसके गाल पर बाइट कर लिया। रूमी एकदम से चीखी और उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। अद्रित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सुबह सुबह तुम्हारे मुंह से चौहान साहब सुनने को मिलेगा, तो मुझे तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। माशूका, आज इतनी देर कैसे हुई है तुम्हें? ये सुनते ही रूमी की नज़र एक बार वॉल क्लॉक पर गई। सुबह के 10 बजे बज रहे थे। वो जैसे कुछ कहने को हुई, तभी अद्रित ने उसके जबड़े पर अपनी पकड़ मजबूत की और गौर से उसकी आंखों में देखने लगा। रूमी मन में बोली, सही में, मैं तो भूल गई। मैं रोई थी, मेरी आंखें लाल होगी। अब इससे कौन बचाएगा मुझे? तभी अद्रित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं माशूका? मैं तुम्हें इतना भी दर्द नहीं दिया कि तुम पूरी रात छुपाते हुए रोती रहो और फिर सुबह देर से उठो। क्या हुआ है? रूमी धीरे से बोली, कुछ भी तो नहीं। वो एक्चुअली टेंशन हो रही थी कि एग्जाम कैसे जाएंगे, क्योंकि लास्ट एग्जाम है और वो जो सब्जेक्ट है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बस। अद्रित ने कुछ पल उसे देखा और अगले ही पल उसके ऊपर से हट गया। रूमी एकदम से उठकर बैठी और वो गौर से अद्रित को देखने लगी, जो कि अपनी नज़र चारों तरफ घुमा रहा था। रूमी कुछ कह पाती उससे पहले ही अद्रित उसे देखकर बोला, दुआ करना अपनी खैरियत की माशूका कि मुझे पता ना चले कि तुम्हारे रोने की वजह क्या है। एक बार मुझे वजह पता चले, फिर वजह का गला घूटेगी, फिर चाहे वजह तुम खुद क्यों ना हो। बोलकर उसने एक नज़र रूमी की आंखों को देखा और फिर बाहर चला गया। रूमी धीरे से बोली, मुझे धमकी देकर चले गए। गॉड, क्या जरूरत थी इतना ज्यादा डराने की? रूमी खान, फंस गई तू। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं बैकयार्ड में गई थी, तो क्या होगा? बोलते हुए उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थीं। रूमी ये सोच भी नहीं सकती थी कि अगर अद्रित को पता चला कि वो रात को उस जगह पर गई थी जहां उसका जाना बिल्कुल मना था, तो अद्रित उसके साथ क्या कर बैठेगा। थोड़ी देर बाद रूमी फ्रेश होकर बाहर गई और उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। इस वक्त उसे अद्रित कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी ऋषभ उसके पास आकर बोला, कुछ बात करनी है? रूमी हैरानी से बोली, मुझसे? ऋषभ जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला, मेरे सामने कोई और भी खड़ा है क्या इस वक्त? रूमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, फिलहाल तो नहीं, तो कहिए क्या कहना है आपको मुझसे? ऋषभ गहरी सांस लेकर बोला, ये पूछना था कि तुम लड़कियों को क्या पसंद आता है। आई मीन बर्थडे सरप्राइज में। ये सुनते ही रूमी को एकदम से हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर ऋषभ चिढ़ चुका था। वो धीरे से बोला, मैंने बोला था कि तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पार्थ ने मुझे जबरदस्ती बोला कि तुम बताओगी। मेरा दिमाग खराब हो गया था। बोलकर वो जैसे जाने को हुआ। तभी रूमी एकदम से अपनी हंसी कंट्रोल करके बोली, अरे सुन तो लीजिए, ऋषभ देसाई बता रही हूँ। ये सुनते ऋषभ रुक गया और उसने रूमी की तरफ देखा। रूमी अपना गला साफ करके बोली, श्रेया की बात कर रहे हैं ना आप? खैर, उन्हें जो पसंद है वो दीजिए। उनका बर्थडे है, यानी कि खास दिन, सबसे ज्यादा फैमिली से जुड़ा होता है और अपनी मोहब्बत से जुड़ा होता है। या तो खुद एक खुशी दीजिए या फिर उनकी फैमिली में से कोई एक ऐसी खुशी दीजिए जो वो कभी ना भूल पाए। आफ्टर ऑल, बर्थडे यादगार भी तो बनाने का होता है। ऋषभ कुछ पल रुक कर बोला, मिल गया मुझे आइडिया। उसकी बात सुनकर रूमी हल्का सा मुस्कुरा दिया और जैसे जाने को मुड़ी। तभी ऋषभ तेज आवाज में बोला, कल रात में गई थी। सीसीटीवी फुटेज मैंने उसे वक्त की डिलीट कर दिया। दुआ करना कि पता ना चले अद्रित को बस। ये सुनते ही रूमी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने मुड़कर जैसे ही ऋषभ को देखा, तब तक ऋषभ वहां से जा चुका था। रूमी खुद से बोली, इन्हें पता था कि मैं गई थी और इन्होंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी। ऋषभ देसाई को रूमी खान की परवाह कब से होने लगी। ब्रेकिंग न्यूज है। चोपड़ा इंडस्ट्रीज में अद्रित की गाड़ी बाहर पार्किंग में रुकी। वो अपनी गाड़ी से उतरा। उसने अपने गूगल उतारे और फिर सामने बिल्डिंग की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया। अद्रित धीमी सी आवाज में बोला, स्वागत है अद्रित चौहान का यहाँ पर, जहाँ से एक चक्रव्यूह बनेगा जिसमें धीरे धीरे करके सब फंसेंगे।
एक वक्त पर चक्रव्यूह से अभिमन्यु नहीं निकल पाया था, पर यहाँ पर तो खुद अभिमन्यु ही चक्रव्यूह बना रहा है, तो तुम कहाँ से निकलोगे? बोलकर उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और फिर आगे बढ़ गया। अद्रित के बिल्डिंग में इंटर करते ही सबकी नजर उसकी तरफ चली गई थी। तब उसे पेंटर अद्रित चौहान के नाम से जानते थे, उसका चेहरा जानते थे। कई लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। अद्रित सीधे अनाउंसमेंट हॉल में गया और उसने माइक उठाया। माइक लेकर अद्रित ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, हेलो एवरीवन, दिस इज अद्रित चौहान। वैसे तो जानते हैं सब मुझे, पर आज मैं खुद को एक अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। उसके इतना कहते ही अनाउंसमेंट हॉल में सभी लोग आना शुरू हो चुके थे। पूरी बिल्डिंग की सारी टीम वहां पर आ चुकी थी। कुछ ही पल में वो अनाउंसमेंट हॉल पूरी तरह से भर चुका था। अद्रित तिरछा मुस्कुरा कर बोला, स्वागत करिए मेरा, अद्रित चौहान, द न्यू सीईओ ऑफ चोपड़ा इंडस्ट्रीज। उसके इतना कहते ही पूरे हॉल में खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी थी। वहीं अद्रित के होठों की स्माइल और गहरी होती चली जा रही थी। अद्रित फिर से बोला, बस बहुत हो गया। बहुत से सवाल हैं आपके दिमाग में, तो सवालों के जवाब दे देता हूं। मैं आई एम द ओनर ऑफ 52% शेयर इन द कंपनी, तो सीईओ मैं ही हूं। और रही बात आप सबके पहले सीईओ, यानी कि मिस्टर कविश चोपड़ा, वो अब मेरे अंडर काम करेंगे। अब तक कभी वहां पर आ चुका था। उसने जैसे ही अद्रित को स्टेज पर देखा, उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। कविश धीरे से बोला, अद्रित चौहान, अपने दुश्मनों की काउंटिंग बढ़ा रहे हो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे और कितने दुश्मन अब यहाँ पर आने वाले हैं। रणविजय चौहान का खून होना, तुम नहीं बचोगे तुम। वहीं अद्रित की नजरें अचानक से कविश की तरफ गईं और वो गौर से कविश की आंखों में देखने लगा। कविश की नजर सिर्फ और सिर्फ अद्रित की उसकी ग्रीन आंखों पर थी, जिन्हें देखते हुए उसकी आंखों के सामने एक और ऐसी ही आंखें आ रही थी। एक चेहरा आ रहा था जिस पर खून के चीते थे, और वो किसी और का नहीं बल्कि रणविजय चौहान का चेहरा था, फादर ऑफ अद्रित चौहान। बेंगलुरु इंडिया, चोपड़ा इंडस्ट्रीज अनाउंसमेंट करने के बाद अद्रित सीधे टॉप फ्लोर पर गया जहां पर कविश का केबिन था। कविश के केबिन के पास पहुंचते ही अद्रित धीरे से बोला, हमारे स्वागत की तैयारी अभी नहीं हो रखी। बोलते हुए उसकी नजरें कविश के नेम प्लेट पर थी जिसके साथ सीईओ लिखा हुआ था। अद्रित ने वो नेम प्लेट उतारा और उसे नीचे गिरा दिया। तभी पीछे से कविश की आवाज आई, मिस्टर अद्रित चौहान। ये सुनते ही अद्रित तिरछा मुस्कुराया और वो उस नेम प्लेट के ऊपर अपना पैर रखकर अंदर चला गया। अंदर आते ही अद्रित तेज आवाज में बोला, व्हाट द हल मिस्टर कविश चोपड़ा, नए सीईओ के आने की तैयारी नहीं कर रखी। दिस इज रियली रूड। बोलकर उसने मुड़कर कविश को देखा जो कि गेट पर खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। अद्रित चुटकी बजाकर बोला, व्हाट, क्या ऐसे लुक्स देने का क्या मतलब है? पागल दिखता हूं मैं तुम्हें जो ऐसे घूर जा रहे हो? यू नो वॉट आई फील कि तुम खुद पागल हो। यू नीड सोम ट्रीटमेंट, ओके। कविश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अद्रित चौहान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि अद्रित ने एकदम से एक पेपर वेट उठाकर सीधे कविश की तरफ फेंका। वो पेपर वेट कविश के सर पर लगकर पीछे जाकर गिर गया। कविश ने अपने सर पर हाथ रख, उसे हल्का हल्का खून महसूस हो रहा था। वो हैरानी से अद्रित को देख रहा था। अद्रित तेज आवाज में बोला, कुछ बोल नहीं रहा हूं तो मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करो। मत भूलो कि पेंटर के साथ साथ मेरी दूसरे आइडेंटिटी क्या है, गैंगस्टर अद्रित चौहान, जिसके नाम से लोग डरते हैं, जिसका नाम ना जानकर भी लोग इमेजिन कर लेते हैं कि कोई तो है। तुम्हें पता है कविश चोपड़ा। इतना बोलकर वो वही सीधे ऑफिस टेबल पर बैठ गया और टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप उठाकर उसने नीचे फेंक दिया। कविश चिल्लाकर बोला, ये क्या कर रहे तुम? तुम्हें पता भी है कि ये सब? अद्रित बीच में बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आई एम पेंटर। बिजनेस के बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, पर एक चीज के बारे में नॉलेज बहुत अच्छे से पता है। क्या? यस, याद आया। अद्रित चौहान हर रोज किसी न किसी की जान लेता है, तो मेरे रास्ते के बीच में मत आओ, क्योंकि अभी तक मैंने किसी की जान नहीं ली है। तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम सोचते रह जाओगे कि मेरी गलती क्या थी। तुम्हें पता होगा कि गलती क्या है, राइट? कविश धीरे से बोला, रणविजय चौहान का खून हो तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? उसके इतना कहते ही अद्रित के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे। उसके एक्सप्रेशन देखकर कविश 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन वो अभी भी अद्रित को घूर रहा था। अगले ही पल अद्रित टेबल से उतरा और धीमे कदमों से कविश की तरफ बढ़ने लगा।
ना चाहते हुए भी कविश अपने कदम पीछे लिए जा रहा था। अब उसे अद्रित से डर लगने लगा था, क्योंकि वो चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था। और कहते हैं ना, किसी किसी का गुस्सा कुछ इस कदर होता है कि उनके बोलने से ज्यादा उनकी शांति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अद्रित कविश से थोड़ी दूरी पर रुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, रणविजय चौहान का नाम इज्जत से लेना, और तुझे पता है ना कि इज्जत कैसे देनी है। कविश चोपड़ा। कविश चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप अद्रित चौहान। कौन से इज्जत की बात कर रहे हो तुम? लिसन, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा बाप था कैसा? उसके इतना कहते ही अद्रित ने एकदम से कविश के ऊपर अपना हाथ उठा दिया। अगले ही पल कविश जमीन पर गिर गया और उसने अपने गाल पर हाथ रखा। अद्रित ने उसे थप्पड़ मारा था। अद्रित तेज आवाज में बोला, रणविजय चौहान का नाम इज्जत से तेरे मुंह से अगर अभी नहीं निकला तो एक तरफ तो तेरी बेटी मरेगी और उसके मरने के करीब 10 मिनट बाद एग्जैक्ट उसी टाइम पर तू मरेगा। उसकी बात सुन कविश की आंखें डर से फैल गई। उसे खुद से ज्यादा वामिका के फिक्र हो रही थी। वो एकदम से बोला, साहब रणविजय चौहान। बोलकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसे बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हो रहा था। अद्रित 2 कदम पीछे हटकर बोला, देखा मिस्टर कविश चोपड़ा, मुश्किल था ही नहीं, बहुत सिंपल था। मेरे बाप के नाम को इज्जत से लेना इतना मुश्किल होता ही नहीं है। बोलकर वो सीधे जाकर के चेयर पर बैठा और फिर उसने टेबल पर अपने दोनों पैर रखे और कविश को बिना किसी भाव के देखने लगा। कविश अद्रित के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी अद्रित तेज आवाज में बोला, यही औकात है तेरी? जमीन पर पड़ा हुआ बिल्कुल सही जगह पर है तू। उसके इतना कहते ही कविश खड़ा हो गया और वो गुस्से में वहां से निकल गया। उसके जाते ही अद्रित ने एक गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने एक चेहरा आ गया, बिल्कुल उसी के जैसे सी ग्रीन आंखें, गर्दन तक बाल और एक अच्छा खासा हैंडसम इंसान जो कि गार्डन में क्रिकेट खेल रहा था और उसके सामने करीब 6 साल का लड़का बॉलिंग कर रहा था। वो बच्चा एकदम से रुक कर बोला, डैड, और नहीं मैं थक गया। बोलकर वो वहीं बैठ गया। वो आदमी एकदम से मुस्कुरा कर बोला, रणविजय चौहान का खून हो तुम अद्रित चौहान, अगर इतनी जल्दी थक जाओगे तो फिर आगे लड़ाई कैसे करोगे? बोलकर रणविजय खुद अद्रित के पास बैठ गया। अद्रित उसे अपनी मासूम सी ग्रीन आंखों से देखकर बोला, पर मुझे लड़ाई क्यों करनी है? आप रहोगे ना मेरे साथ? आप मेरे लिए लड़ लेना और मैं बैठकर मॉम के साथ आपकी फाइटिंग स्किल की बातें करूंगा। रणविजय उसके बाल बिगड़ते हुए बोला, ऐसा नहीं होता है अद्रित, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा रहूं और जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ऐसे रहे। अद्रित कंफ्यूजन से उसे देखने लगा। वो धीरे से बोला, डैड आपकी बातें इतनी गोल गोल जलेबी जैसी क्यों होती है? रणविजय उसे देखकर बोला, जलेबी गोल होती है? अद्रित मुस्कुराते हुए बोला, मॉम बोलती है कि जलेबी गोल होती है, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी बात सुन रणविजय हंस दिया। तभी अद्रित खड़ा होकर बोला, ठीक है, अब हम फिर से खेलेंगे और इस बार मैं बॉलिंग ऐसी करूंगा कि आप हार जाओगे। रणविजय अद्रित के गाल पर हाथ रखकर बोला, अपने बेटे से हारने का भी अलग ही मजा होता है। बोलकर उसने अद्रित के फोरहेड पर किस किया और फिर खड़ा हो गया। अद्रित बॉल उठाते हुए बोला, वैसे डैड मुझे कौन सी लड़ाई लड़नी है? रणविजय ने कुछ पल अद्रित की आंखों में देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वक्त की लड़ाई, जो खुद वक्त बताएगी। अद्रित मुस्कुरा दिया और सिर्फ वापस बॉलिंग करने के लिए चल दिया। ये सब याद आते ही अद्रित ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी सी ग्रीन आंखें हल्की लाल थी। वो चुपचाप सामने वॉल क्लॉक की तरफ देख रहा था, जो कि सामने वाले दीवार पर लगी हुई थी। अद्रित धीमी सी आवाज में बोला, वक्त की लड़ाई है, वक्त खुद बताएगा। वक्त ने बता दिया है और वक्त की लड़ाई शुरू भी हो चुकी है। इस बार वक्त बदलेगा और ऐसे बदलेगा कि वक्त अद्रित चौहान के पकड़ से छूट नहीं पाएगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। करीब 1 घंटे बाद कविश मीटिंग रूम में था। उसके सर पर बैंडेज लगा हुआ था और वहां पर ऑफिस के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज थे जो कि पुराने एम्प्लॉयज थे और मैनेजर वगैरह थे। तभी अद्रित वहां पर आकर बोला, यहां पर बैठकर तमाशा देख रहे हो? किसी को इतनी अकल नहीं है कि अपने नए बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसकी बात सुन सभी लोग खड़े हो गए। एक आदमी सर झुकाकर बोला, सॉरी सर, वो मिस्टर चोपड़ा ने बोला कि। अद्रित बीच में बोला, मिस्टर चोपड़ा की बहुत सुनने लगे हो, तो अब मेरी एक बात सुनो, यू आर सस्पेंड, दफा हो जाओ यहां से। ये सुनते ही उस आदमी ने एकदम से कविश को देखा। तभी कविश अद्रित को देखकर बोला, तुम ऐसे ही किसी को भी नहीं निकाल सकते। अद्रित सार्कास्टिकली बोला, रियली मिस्टर कविश चोपड़ा, मैं चाहूं तो अभी आपको दफा कर दूं, यहां से क्या बिगाड़ लोगे?
आंदोलन चलाओगे या फिर धरने पर बैठोगे? ये सुनते ही वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, कभी कविश को देखते तो कभी अद्रित को। कविश बिना कुछ बोले वही चेयर पर बैठ गया। वही जिस आदमी को अद्रित ने सस्पेंड किया था वो बाहर चला गया। अद्रित चेयर पर बैठकर बोला, नाटक शुरू करो। कविश अद्रित को देखते हुए मन में बोला, मन तो कर रहा है कि जान से मार दूं मैं तुम्हें। साहब, रणविजय चौहान कोई साहब नहीं है वो। तभी अद्रित ने एकदम से गिलास में रखा हुआ पानी उठाकर सीधे कविश के मुंह पर मारा। कविश का पूरा चेहरा पानी से भीग चुका था, इवन उसके आगे के कपड़े भी पानी से भीगने लगे थे। वो एकदम से खड़ा होकर बोला, व्हाट द हेल? अद्रित बेफिक्री अंदाज में बोला, व्हाट? अब अगर मीटिंग में बैठकर तुम्हारा ध्यान चोरी चकारी में होगा तो फिर मुझे होश में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कविश धीरे से बोला, व्हाट? एक्सक्यूज मी, बोलकर तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही अद्रित ने सिटी बजाते हुए सबको देखा और फिर मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए बोला। अद्रित के डर की वजह से सभी मीटिंग पर ध्यान देने लगे। ऐसे ही पूरा दिन निकल चुका था। शाम को अद्रित जैसे ही घर पहुंचा उसकी नजर इधर उधर घूम रही थी। वो जानता था कि वो किसे ढूंढ रहा था। तभी पीछे से आवाज आए, तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहां पर हूं। ये सुनते ही अद्रित ने मुड़कर रूमी को देखा। उसकी नजर रूमी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। उसके कपड़े पर हर जगह मिट्टी लगी हुई थी, बल्कि उसके हाथ भी मिट्टी से सनी हुए थे। अद्रित तेज आवाज में बोला, व्हाट द हेल माशुका? ये क्या हालत बना कर रखे तुमने अपनी? रूमी मुस्कुराते हुए बोली, खुशी में ये हालत बनाकर रखी है मैंने अपनी। मतलब मुझे सुनने में आया है कि आज सुबह से तुमने किसी की जान नहीं ली और तुम घर पर आ चुके हो। इसका मतलब तुम्हारे 24 घंटे वाली सिचुएशन पूरी हो जाएगी। तुम रिकॉर्ड बनाओगे, 24 घंटे में किसी को भी नहीं मारोगे। वाह, बोलकर उसने ताली बजाई। उसके ताली बजाने के चक्कर में मिट्टी के कुछ छींटे अद्रित के कपड़ों पर आ गए। रूमी एकदम से रुकी और वो हैरानी से अद्रित के जैकेट की तरफ देखने लगी और वापस उसने अद्रित की आंखों की तरफ देखा। रूमी धीरे से बोली, सॉरी सॉरी, बोलकर वो जैसे अपने कदम पीछे लेने कोई कि तभी अद्रित ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। रूमी ने न चाहते हुए भी अपने दोनों हाथ अद्रित के सीने पर रख दिए। वो एकदम से चिल्लाकर बोली, मेरी गलती नहीं है, ठीक है? तुमने मुझे ऐसा अपने पास खींचा कि मेरा हाथ चला गया। प्लीज गुस्सा मत करना। अद्रित धीरे से बोला, शट अप माशुका, मुंह बंद रखो अपना। ये सुनते ही रूमी ने अपनी नजरें उठाकर अपनी लवेंडर ब्लू आंखों से अद्रित को देखा। वो धीरे से बोली, ओके, मतलब तुम नाराज नहीं हो? बोलते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। अद्रित ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसे सीधे किचन में ले गया। रूमी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं। वो अभी बोल रही थी कि तभी अद्रित उसे वापस अपने पास खींचकर बोला, माशुका, अगर तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज निकला तो तुम्हारी जगह कहीं और होगी। तुम अपने घुटनों के बल बैठी होगी और मैं कुछ और कर रहा होऊंगा। आए मेरी बात समझ? रूमी ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और फिर अद्रित को देखकर बोली, आ गई। उसकी बात का अद्रित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिंक का टैप ऑन किया और फिर रूमी के हाथों को साफ करने लगा, जो कि मिट्टी में सने हुए थे। रूमी मुस्कुराते हुए अद्रित को देख रही थी। ऐसा कभी कभी होता था कि अद्रित उसके लिए ऐसी चीज करता था। अद्रित रूमी के हाथ की तरफ देखते हुए बोला, माशुका, मुझे तुम्हारा देखना अच्छा लगता है, पर तब जब मैं खुद तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, वो भी स्पेशली हमारे बेड पर जब मैं तुम्हारे साथ अपनी हर हद तोड़ रहा होता हूँ, उसके अलावा नहीं। ओके? रिया झट से बोली, हाँ ओके। थोड़ी देर बाद रूमी के हाथ साफ हो चुके थे। अद्रित ने उसे कंधों से पकड़कर अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगली बार ये हरकत नहीं। रूमी धीरे से बोली, अजीब चौहान कहीं के, बोलकर वहां से चली गई। रूमी जा रही थी कि तभी अद्रित की नजर उसके पैरों पर गई। रूमी के एंकलेट गायब थी, जो कि खुद अद्रित ने उसे दी थी। वो धीरे से बोला, लापरवाही। यू नो माशुका, मुझे लापरवाहियां बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर रूमी बेडरूम में पहुंचकर खुद से बोली, मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? सब कुछ तो ठीक है, ऊपर से चौहान साहब का मूड भी कितना अच्छा है। गॉड, चौहान साहब की माशुका, जरा खुद को संभालिए, अपने दिल को संभालिए। अगर इतनी ज्यादा हलचल करेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। बोलकर उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा और फिर चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद रूमी चेंज करके बाहर आई और खुद को देखते हुए बोली, इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? सिर्फ इस वजह से तो नहीं कि कल मैं बैकयार्ड वाले एरिया में चली गई थी और अभी तक चौहान साहब को पता नहीं चला। पर नहीं पता चलेगा ना उन्हें,
सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है, सब कुछ सही है। शांत रूमी खान शांत बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। इधर अद्रित भी चेंज कर चुका था। न जाने उसके दिमाग में क्या आया, वो सीधे विला से निकाल के बैकयार्ड वाले एरूमी के पास चल दिया। गेट के पास पहुंचते ही वो गेट खोलने वाला था कि तभी उसकी नजर एक तरफ गई और वो गौर से उस तरफ देखने लगा। वहां पर कुछ और नहीं बल्कि रूमी की एंकलेट गिरी हुई थी। अद्रित धीरे से बोला, माशूका कर दी ना गलती। बोलते हुए गेट पर उसकी पकड़ मजबूत हुए जा रही थी और उसकी नजर उसे एंकलेट पर ही थी। इधर रूमी अच्छे से फ्रेश होकर नीचे आए। अब तक हॉल में सभी लोग आ चुके थे और सबके खाने का टाइम भी हो चुका था। रूमी चारों तरफ अद्रित को ढूंढ रही थी। वो खुद से बोली, ये चौहान साहब। उसने इतना ही कहा था कि तभी बाहर से गन शॉट की आवाज आए। सबने एक दूसरे को देखो और फिर सभी बाहर चले गए। वहीं रूमी के दिल की धड़कनें और बुरी तरीके से शोर करने लगी। खुद को संभालते हुए वो बाहर गई और बाहर आते ही उन सब की नजरें अद्रित की तरफ चली गई, जो कि अपने हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। उसके सामने एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। बेंगलुरु इंडिया, रात का वक्त। सबकी नजरें अद्रित की तरफ थी, जो कि अपने हाथ में बंदूक लिए अपने सामने गिरे हुए आदमी को देख रहा था। वो आदमी मर चुका था। उसके सर के बीचों बीच गोली लगी हुई थी। रोनित तेज आवाज में बोला, ये क्या किया तुमने अद्रित? अद्रित बिना उसकी तरफ देख बोला, हराम का खाना खाने के लिए नहीं रखा है मैं यहाँ पर किसी को। अगर कोई काम सही से नहीं होगा तो फिर सजा मिलेगी और सजा में सिर्फ मौत मिलेगी। रोनित कंफ्यूजन से बोला, क्या मतलब? ये तो गार्ड है ना जो कि बैकयार्ड के पास रहता था। बैकयार्ड? सुनते ही ऋषभ की नजरें रूमी की तरफ चली गई। वही रूमी और देव ने एक दूसरे को देखा और फिर वापस वो सब अद्रित की तरफ देखने लगे। अद्रित रोनित को देखकर बोला, काम था इसका रोनित, पर उसने किया नहीं। कल रात इसे यहाँ पर रहना चाहिए था पर ये रहा नहीं। वैसे माशूका? बोलते हुए उसकी नजर रूमी की तरफ चली गई। वहीं रूमी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वो चुपचाप अद्रित किसी ग्रीन आंखों में देख रही थी। अद्रित रूमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हें जो भी चीज देता हूं ना, उसे हर चीज की वजह होती है, फिर चाहे वो तुम्हारे हाथों की सिल्वर बेंगल से लेकर के तुम्हारे पैर की एंकलेट हो। ये सुनते रूमी की नजर एक बार अपने हाथ में चूड़ियों पर गई और फिर उसने अपने पैर की तरफ देखा। उसके पैर में एंकलेट नहीं थी। रूमी मन में बोली, नहीं, इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई मुझसे? नहीं। तभी अद्रित एकदम से चुटकी बजाकर बोला, क्या हुआ माशूका? कुछ याद आ गई या फिर कुछ भूल गई? रूमी एकदम से उसे देखकर बोली, मैं नहीं, कुछ नहीं भूली। मतलब? वो अभी बोली ही थी कि तभी अद्रित ने अपने पॉकेट से रूमी का एंकलेट निकाला और वो उसके सामने उसे एंकलेट को देखकर बोला, ये एंकलेट ना बहुत खास है माशूका। जब मैं इसे पहली बार देखा था ना, तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम गया था, इसलिए इसे तुम्हारे लिए लेकर आया था। तुम्हारे पैर में हर वक्त देखने की आदत थी, फिर चाहे जगह जो भी हो, पर आज ये तुम्हारे पैरों से निकालकर वहां पहुंच गया जहां ये नहीं होना चाहिए। तब रोनित तेज आवाज में बोला, अद्रित क्या हुआ है? अद्रित रूमी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी माशूका के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि मेरी बातों को इग्नोर करके वो वही जाती है जहां उसे नहीं जाना था। रोनित धीरे से बोला, रूमी तुम बैकयार्ड में गई थी? रूमी एकदम से उसे देखकर बोली, आई एम सॉरी रोनित भाई, मुझे नहीं जाना चाहिए था पर मैं। अद्रित बीच में ही बोला, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था लेकिन फिर भी तुम गई माशूका। जब तुम यहाँ पर आई थी मैंने तुम्हें तब मना किया था। तुमने जब भी मुझे इस बारे में सवाल करने की कोशिश की तब मना किया। तुम्हें समझ में नहीं है कि अगर अद्रित चौहान तुम्हें किसी चीज के लिए मना कर रहा है तो उसकी वजह क्या होगी? बोलते हुए अद्रित ने अपने कदम रूमी की तरफ बढ़ा दिए। ना चाहते हुए भी रूमी के कदम खुद पीछे जाने लगे थे। वो जैसे ही कुछ कहने को ही तभी अद्रित उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं माशूका, गलती की सजा होती है लेकिन गलती की कोई भी दलीलें नहीं सुनी जाती और अद्रित चौहान तो बिल्कुल नहीं सुनता। बोलकर वो रूमी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अंदर ले गया। पार्थ एक नज़र उस डेड बॉडी को देखकर बोला, अब इसे ठिकाना लगाना पड़ेगा। सभी लोग पार्थ की बात को इग्नोर करते हुए अंदर चले गए। इस वक्त सबको रूमी के टेंशन हो रही थी। पार्थ ने सबको जाते देखा, बोला, जब कोई गलती करने से पहले नहीं सोचता तो फिर पनिशमेंट का सोचकर टेंशन में अपनी हालत क्यों खराब करते हैं? या तो गलती करो मत वरना पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। बोलकर उसने फिर सिर हिला दिया और फिर वो काम पर लग गया, डेड बॉडी को वहां से हटाने का काम। इधर अंदर पहुंचते ही आश्रित ने झटके से रूमी का हाथ छोड़ा। उसकी इस हरकत से रूमी खुद को संभाल नहीं पाई। वो नीचे गिर गई और उसका सर सीधे कॉफी टेबल के कॉर्नर से लग गया। आरुष तेज आवाज में बोल, भाई प्लीज स्टॉप इट, उसे लग रही है।
बोलते हुए जैसी रूमी की तरफ बढ़ा। तभी अद्रित एकदम से ट्रिगर दबाकर बोला, खबरदार, अगर किसी ने भी उसके पास जाने की कोशिश की तो। उसके इतना कहती और उसके कदम रुक गए। वहीं रूमी ने अपनी नजर उठाकर अद्रित को देखा, जिसके चेहरे पर और उसकी आंखों में जहां का गुस्सा नजर आ रहा था। तभी अगले पल अद्रित ने सीधे अपने गन रूमी की तरफ पॉइंट कर दी। आरुष अद्रित की तरफ बढ़ता कि तभी रोनित उसका हाथ पकड़कर बोला, चुप रहो, जहां हो वहीं रुको। आरुष लाचारी से बोला, पर रोनित भाई वो। रोनित बीच में बोला, कहा ना चुप रहो। ये सुनते आरुष ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। अद्रित तेज आवाज में बोला, क्या सोच कर गई थी तुम वहां पर? रूमी खान, सीधा जवाब चाहिए मुझे, बिना किसी बहाने के। रूमी धीरे से बोली, क्यूरियोसिटी। बोलते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसने एक बार अद्रित के हाथ में बंदूक को देखा और वापस उसकी आंखों में। अद्रित सर टिड़ाकर बोला, इतनी क्यूरियोसिटी हो गई तुम्हें? तुम वो भूल गई ना माशूका, क्यूरियोसिटी किल द कैट। रूमी धीरे से बोली, आई एम सॉरी। उसके इतना कहते ही अद्रित ने गोली चला दी। वो गोली सीधे रूमी के साइड से होकर कॉफी टेबल पर जाकर लगी। रूमी ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसने अपने कान ढक लिए। अद्रित तेज आवाज में बोला, आंखें खोलो अभी के अभी। उसके इतना कहते ही रूमी ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे अद्रित से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। रूमी धीरे से बोली, सॉरी। बोलकर उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। अद्रित ने फिर से ट्रिगर दबाई और इस बार गोली रूमी के पैर के पास लगी थी। इसी के साथ अद्रित ने बिना रुके रूमी की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक भी गोली उसे छू नहीं रही थी, पर वो उसके आसपास लग रही थी और हर बार रूमी डरकर कभी अपने आंखें बंद करती तो कभी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त रूमी की मदद के लिए कोई आगे नहीं जा सकता था। अगर कोई जाता तो गोली जो रूमी को लगने वाली भी नहीं थी, वो उसे इंसान को लग जाती जो उसे बचाने की कोशिश करता। बंदूक की सारी गोलियां खत्म होने के बाद अद्रित ने वो बंदूक एक तरफ फेंकी और फिर रूमी की तरफ बढ़कर उसने एकदम से रूमी के बालों को कसकर मुट्ठी में भरा और फिर उसे खींचते हुए खड़ा किया। ना चाहते हुए भी रूमी के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई और उसने अपनी आंखें खोलकर अद्रित की आंखों में देखा। अद्रित धीरे से बोल, बैकयार्ड में जाने का बहुत शौक है ना तुम्हें माशूका? जिस चीज के लिए मना करूं तो तुम्हें उस चीज को अपने दिल और दिमाग में बैठने का बहुत शौक है ना? तो ठीक है, अब कुछ ऐसा होगा कि तुम कभी नहीं भूलोगी। तुम्हें याद रहेगा कि अद्रित चौहान की बात को इग्नोर करने का मतलब क्या होता है। बोलकर वो रूमी के बालों को पकड़ उसे खींचते हुए तुरंत वहां से ले जाने लगा। तभी देव तेज आवाज में बोले, अद्रित, मुझे पता था कि रूमी वहां पर गई थी, मैं ही उसे वहां से लेकर आया था, प्लीज रुक जाओ। अद्रित एकदम से रुककर तेज आवाज में बोला, देव अग्निहोत्री, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। ये मत सोचिए कि मुझे आधी अधूरी बात पता है, सब पता है मुझे। ये सुनते ही देव कुछ पल के लिए फ्रिज हो गए। वहीं अद्रित रूमी को खींचते हुए वापस आगे बढ़ गया। वो रूमी को सीधे नीचे बेसमेंट में लेकर गया, जहां पर 3-4 कमरे बने हुए थे। हर कमरा अलग काम के लिए था। अद्रित रूमी को सीधे आखिरी कमरे में लेकर गया और उसने उसे सीधे अंदर धक्का दिया। रूमी सीधे जमीन पर गिरी और इस बार उसके हाथ छिल गए थे। उसने एकदम से अद्रित को देखा और धीरे से बोली, सॉरी प्लीज। अद्रित उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी सॉरी का क्या करूं मैं रूमी खान? तुम्हारी जिंदगी और मौत सब कुछ मेरे हाथ में है। सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरी बातों को टलोगी तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। बोलते हुए वो अपने कदम रूमी की तरफ बढ़ाए जा रहा था। वही रूमी पीछे खिसकती जा रही थी। कुछ ही पल में वो दीवार से टिक गई। उसे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, रोशनी अंदर आ भी नहीं थी, दरवाजा खुला था, इसलिए बाहर की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अद्रित पंजों के वल रूमी के सामने बैठा और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम जानती हो माशूका, गलती की माफी नहीं होती। तुम जानती हो कि जानबूझकर की गई गलती की सिर्फ सजा होती है, तो थोड़ी सी सजा झेलनी पड़ेगी। ये सुनते ही रूमी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। धीरे धीरे उसे पूरे कमरे में उसके सिसकने की आवाज आने लगी। अद्रित बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसने हल्का सा आगे बढ़कर उसके चेहरे पर आते हुए बालों को एक तरफ किया और झुककर उसके कान में बोल, 2 रातें तुम्हारी यहाँ पर। बोलकर वो खड़ा हो गया और फिर बिना एक बार भी रूमी को लेकर वहां से चला गया और जाते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया था। अद्रित वापस ऊपर आया और उसकी नजर सीधे देव की तरफ चली गई, जो कि एक तरफ खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। अद्रित देव के सामने जाकर बोला, आज के बाद रूमी खान की तरफ देखना भी आपके लिए गलती होगी मिस्टर देव अग्निहोत्री। उम्र की इज्जत, उम्र का लिहाज सब कुछ छोड़ दूंगा मैं अगर आपने रूमी खान को देखा या फिर उससे बात करने की भी कोशिश की।
देव धीरे से बोले, तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम। अधृत बीच में बोला, बस मिस्टर देव अपनी। बोलते हुए वो अपनी हल्की लाल आंखों से देव को घूर रहा था। वही अधृत को इस कदर देख देव के दिमाग में अचानक से रणविजय का चेहरा घूम गया। वो गहरी सांस लेकर बोले, ओके नहीं जाऊंगा, मैं रूमी खान के आसपास नहीं बात करूंगा उससे, लेकिन उसके दिमाग में जो चीज आ चुकी है तुम उन्हें नहीं निकल पाओगे। अधृत, उसने वो ग्रेव देखी है, उसके दिमाग में सवाल है और जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे इंसान शांत नहीं रहता। अधृत बिना किसी भाव के बोला, मेरी माशूका का दिमाग, मेरी माशूका के सवाल, उन सभी चीजों का जवाब सिर्फ और सिर्फ अधृत चौहान है, बस। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। ऋषभ सोफे पर बैठते हुए बोला, इसलिए मैंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट की थी। रोनित उसे देखकर बोला, रियली तुमने डिलीट की थी? ऋषभ गहरी सांस लेकर बोला, तो क्या करता, मुझे पता था कि ये गुस्से में क्या कर सकता है, इसीलिए पता नहीं कितने दिनों तक वो बेसमेंट में रहेगी। आरुष कुछ सोचते हुए बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि रूमी को यहाँ से चले जाना चाहिए, ये सब डिजर्व नहीं करती वो। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही रोनित और देव ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों ही वहां से चले गए। अब सिर्फ और सिर्फ हाल में ऋषभ बैठा हुआ था। वो बार बार एक तरफ देख रहा था जहां से बेसमेंट में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। ऋषभ खुद से बोला, आई कांट कंट्रोल। बोलकर वो तुरंत बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ऋषभ बेसमेंट में था। उसे पता था कि रूमी कहां पर हो सकती थी। वो सीधे आखिरी कमरे में गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। तभी रूमी तेज आवाज में बोली, कौन कौन है? ऋषभ बाहर की लाइट्स ऑन करते हुए बोला, मैं हूं। रूमी की नजर एकदम से ऋषभ की तरफ चली गई। वो धीरे से बोली, तुम अगर चौहान, तो आपको पता चल गया तुम यहां पर हो तो? ऋषभ बीच में बोला, तो क्या अपनी हालत देखी है, रोना बंद करो। बोलकर वो अंदर आया और फिर वो सीधे एक तरफ गया जहां पर स्विच था। उसने स्विच ऑन किया, एक छोटी सी येलो डिम लाइट जल गई। वो लाइट देखते ही रूमी ने एक राहत की सांस ली और वो खुद में ही सिमटने लगी। ऋषभ उसके सामने बैठकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? रूमी कंफ्यूजन से बोली, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है मेरी? तुम्हारे लिए तो मैं वैसे भी बोझ हूं, और बोझ अगर घर के एक कोने में पड़े रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऋषभ आई रोल करते हुए बोला, जस्ट शट अप। मैं भी कोई तुम्हारा भाई नहीं हूं जो तुम्हारी फिक्र करता रहूं। मतलब मैं बस यहां देखने आया था कि तुम जिंदा हो या मर गई। रूमी दूसरी तरफ देखते हुए बोली, वो मुझे सजा दे सकते लेकिन मुझे मरने नहीं दे सकता। ऋषभ चढ़ते हुए बोला, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे लड़की हो तुम, प्यार में पागल कौन होता है और इतना पागल होना क्यों है तुम्हें? सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी मैंने तुम्हारे बारे में सोचकर, लेकिन फिर भी संभल कर नहीं आ जा सकती हो? और क्या जरूरत है रात को इतने सारे ताम झाम पहनकर घूमने की? कभी कभी कुछ गिरता तो कभी कुछ। रूमी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी ऋषभ फिर से बोला, वॉट, अब ऐसे क्या देख रही हो? एक पायल तो संभाली नहीं कि तुमसे फालतू में कभी झुमके तो कभी चूड़ियां, कभी कुछ। एक सिंपल से शर्ट और पैंट पहन के नहीं घूम सकती? रूमी धीरे से बोली, वॉट? ऋषभ वही आराम से बैठकर बोला, मत देखो। बोलकर वो कुछ सोचने लगा। इस वक्त पूरे बेसमेंट में शांति थी। तभी ऋषभ अचानक से बोला, भूख लगी है। रूमी बोली, मिस्टर ऋषभ देसाई, आप प्लीज यहां से जाइए। अगर चौहान साहब को पता चला तो आपको दूसरे कमरे में बंद करेंगे जहां पर आपके साथ कुछ ना कुछ होगा। ऋषभ एकदम से खड़ा होकर बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा क्यों जा रहा हूं, जो करना करो पड़े रहो। बोलकर वो बाहर चला गया और जाते टाइम उसने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन अब उस कमरे में एक छोटी सी लाइट जल रही थी जो कि रूमी को सहारा देने के लिए काफी थी। रूमी चुपचाप बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि तभी एकदम से दरवाजा खुला और ऋषभ रूमी को देखकर बोला, चुपचाप जो दे रहा हूं खा लेना। बो लकर वो आगे बढ़ा और उसने 3-4 चिप के पैकेट रूमी के पास रखे और उसे देखकर बोला, अधृत तुम्हें 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं छोड़ पाएगा यहां पर, इतना तो मैं भी जानता हूं उसे। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही रूमी खुद से बोली, अजीब चौहान कहीं के। बोलकर उसने सर हिला दिया। बेंगलुरु, इंडिया। रात का वक्त 2 घंटे हो चुके थे और रूमी अभी भी वहीं पर थी। ऋषभ जो उसे खाने की चीज देकर गया था, रूमी ने एक बार भी उन चीजों को हाथ भी लगाया था। अगर अधृत चौहान के अंदर जिद थी उसे सजा देने की, तो रूमी के अंदर भी थी उसकी सजा को पूरी करने की। वो उसे यहाँ पर छोड़कर इसलिए गया था ताकि वो भूखी प्यासी रहे, तो ठीक है वो रहेगी बिना किसी की मदद के। रूमी खुद से बोली, जाने मोहब्बत में अगर दर्द ना हो तो मोहब्बत ही कैसे, तो जिंदगी अधूरी है, और अगर मोहब्बत में दर्द ना मिले तो मोहब्बत की कामयाबी कैसी? ठीक है इतना तो झेल सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए।
बोलकर उसने दीवार पर अपना सर टिका लिया और सामने देखने लगी। इस वक्त उस पूरे कमरे में बस एक पीली छोटी सी लाइट जल रही थी। उसके अलावा बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। रूमी अपनी सांसों की आवाजों को साफ महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे रूमी की आंख लग गई। थोड़ी देर में वो वही सिकुड़ कर लेती हुई थी और सो गई थी। बेसमेंट का रूम था और यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा थी, ऊपर से जमीन और ठंडी थी। रूमी की सोने के करीब 10 मिनट बाद उसे कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। वो कोई और नहीं बल्कि अद्रित ही था। अद्रित रूमी के पास पहुंचा, उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और फिर वो रूमी के पास से पंजों के बल बैठ गया। अद्रित कुछ पल रुक कर बोला, कोई तो आया था यहाँ पर, मेरे मना करने के बावजूद को यहाँ पर आ गया। बोलते हुए उसने रूमी के चेहरे पर से उसके बालों को एक तरफ किया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। अद्रित धीरे से बोल, जहां पूरी दुनिया मेरे गुस्से से डरती है, उन्हें डर लगता है कि मैं कुछ करना बैठूं, लेकिन तुम हर बार कुछ ऐसा करती हो जो मुझे मजबूर करता है कि मैं तुम्हें सजा दूं। माशूका, कौन सा मजा आता है तुम्हें मेरे हाथों से पनिश होकर। बोलकर उसने रूमी को कंधे से पकड़कर बैठाया और फिर उसके चेहरे को देखने लगा। इस वक्त रूमी शायद काफी गहरी नींद में थी। अद्रित के इतना कुछ करने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली थी। वही अद्रित चुपचाप उसकी बंदे आंखों की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नजर सीधे वहां पर रखे हुए 3-4 चिप्स के पैकेट पर गई। ये देखकर उसने अपने सर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, ऋषभ देसाई। बोलकर उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। अगला दिन रूमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ पल इधर उधर देखने के बाद में एकदम से उठकर बैठी और हैरानी से बोली, ये तो चौहान साहब का कमरा है। तभी उसके सामने से आवाज आई, और तुम खुद चौहान साहब के सामने हो। ये सुनते ही रूमी की नजर सामने अद्रित की तरफ चली गई, जो कि सोफे पर बैठा हुआ उसे बुरी तरह घूर रहा था। रूमी तुरंत खड़ी होकर बोली, सॉरी, अब तुम मेरे चौहान साहब बोलने पर नाराज मत होना। ऑलरेडी तुम मुझे पनिश कर चुके, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर कब आए। अद्रित ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रूमी जल्दी से आगे बढ़ी और अद्रित के हाथ में अपना हाथ रखकर वो सीधे उसके लैप पर बैठ गई। अद्रित रूमी के बालों को एक तरफ करते हुए बोला, तुम्हारी गलती क्या थी माशूका। रूमी कुछ पल रुक कर बोली, तुमने मुझे मना किया था, लेकिन फिर भी मैं बैकयार्ड में गई। उसके बाद मैंने ये बात छुपाई, इतना नॉर्मल बिहेव कर रही थी। तुम्हें डाउट भी हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारे डाउट को दूर करने की कोशिश की। मैं बेवकूफ़, मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि अद्रित अभी उसके ऊपर चिल्लाएगा, लेकिन अद्रित बैठा हुआ आराम से उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद रूमी ने अपनी आंखें खोली और वो अपनी लवेंडर ब्लू आंखों से अद्रित को गौर से देखने लगी। अद्रित कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें क्या लगा क्या करूंगा मैं। रूमी अपना गला साफ करते हुए बोली, मुझे लगा तुम चिल्लाओगे या फिर। इतना बोलता वो रुक गई। अद्रित ने उसे अपने बेहद करीब खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, या फिर मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा। माशूका, मैं लड़कियों पर हाथ उठाता हूं, बेशक उठता हूं, कोई संत आत्मा नहीं हूं। जेंडर में फर्क करने का ठेका नहीं ले रखा मैंने, लेकिन अपनी माशूका पर हाथ नहीं उठा सकता मैं। और अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये थॉट आया तो बताओ, वरना। बोलते हुए उसका एक हाथ रूमी के कमर से होते हुए नीचे जा रहा था। रूमी जल्दी से बोली, नहीं आया ये थॉट, सच में मैं नहीं सोचा कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे। तुमने कभी नहीं किया तो मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। हाँ, माना कि तुम गुस्से में चिल्लाते हो, बहुत गुस्सा करते हो, पर ऐसा नहीं करोगे। अद्रित कुछ पल रुक कर बोला, अगर अगली बार तुम मुझे उसे बैकयार्ड के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन उससे बड़ी बात, तुम अभी भी कुछ भूल रही हो माशूका। कोई ऐसी बात है जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए। ये सुनते रूमी के दिमाग में एकदम से ऋषभ का चेहरा घूम गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वो ऋषभ की बात उसे बताएं कि नहीं बताएं। वही अद्रित आराम से रूमी को देख रहा था और उसके बालों को अपनी उंगलियों में घूमते हुए खेल रहा था। तभी रूमी धीरे से बोली, ऋषभ आया था कल रात को, वहां पर उसने मुझे चिप्स के पैकेट दिए थे और उसने वहां बैकयार्ड की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट की थी। उसके इतना कहते ही अगले ही पल अद्रित ने एकदम से रूमी के बालों को अपने मुट्ठी में भरा और उसे जोर से खींचा। रूमी ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। अद्रित उसके कान पर अपने होंठ टिका कर बोला, तुम्हें ये बात मुझे इस वक्त बतानी चाहिए थी माशूका। अब अगर मैं तुम्हें माफ ना करूं, वापस से उसे बेसमेंट में डाल दूं तो। रूमी चिल्लाकर बोली, नहीं प्लीज नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम जानते हो मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज। बोलकर उसने अपनी आंखें खोली और इस बार उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो कल से कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन सच में उसे अंधेरे से डर लगता था और ये बात सिर्फ और सिर्फ अद्रित जानता था। अद्रित के अलावा कोई नहीं जानता था।
अधृत ने बिना कुछ बोल रूमी के बालों को छोड़ा और धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चलने लगा। रूमी धीरे से बोली, तुम नहीं भेजोगे ना मुझे, उसे बेसमेंट में मत भेजो ना। बोलकर उसने सीधे अधृत को हग कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अधृत गहरी सांस लेकर बोला, ध्यान रखा करो माशूका, तुम्हारी एक गलती तुम पर भी भारी पड़ सकती है और इस विला में रहने वाले लोगों पर भी। रूमी धीरे से बोली, देव अंकल के साथ क्या किया तुमने? अधृत सार्कास्टिकली बोला, वॉट डू यू थिंक, जान से मारूंगा मैं। ये सुनते रूमी की आंखें हैरानी से फैल गई। वो एकदम से उससे अलग होकर बोली, नहीं तुम। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि अधृत ने एकदम से उसके होठों पर किस करके उसे शांत करा दिया। थोड़ी देर बाद अधृत रूमी के होठों को छोड़कर बोला, एग्जैक्टली उन्हें जान से नहीं मारूंगा मैं, लेकिन अब वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं और ये मेरा ऑर्डर है। बोलते हुए वो उसके गाल को अपने अंगूठे से सहला रहा था। रूमी का छोटा सा चेहरा, वो छोटा सा गोल सा मासूम सा चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। अभी तक जो सारा डर था, सारी प्रॉब्लम थी, वो जैसे कहीं गायब हो गई थी और वो चुपचाप अधृत को गुस्से में घूर रही थी। उसके गुस्से का मतलब अधृत अच्छे से जानता था, पर क्या उसे फर्क पड़ता था? बिल्कुल नहीं। अगर वो चाहता था कि उसकी माशूका किसी चीज में इन्वॉल्व ना हो तो वो नहीं होगी, और अगर उसे कोई करने की कोशिश करेगा तो वो उसे कोशिश करने वालों को अपनी माशूका से दूर कर देगा। अधृत एकदम से चुटकी बजाकर बोला, आई नो माशूका, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, पर तुम्हारे इस गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूमी एकदम से खड़ी होकर बोली, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ हक जताना आता है ना। ऐसे तो मैं भी हक जाता सकती हूँ, क्योंकि बैकयार्ड में जो है। वो अभी बोली रही थी कि तभी अधृत एकदम से खड़ा हुआ और उसने रूमी को कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लिया। उन दोनों की सीने आपस में टकरा गए और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जहां रूमी गुस्से से अधृत को देख रही थी, वही अधृत बेहद शांत लहजे में उसकी आंखों में देख रहा था। अधृत रूमी की आंखों में देखते हुए बोला, तुमने वहां जो देखा वो तुम्हारे दिमाग से अब निकल जाना चाहिए। जो देखा भूल जाओ माशूका, याद रहे तुमने जो देखा वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। रूमी हैरानी से बोली, ऐसा नहीं हो सकता, अलीफा खान मेरी माँ थी, कैसे भूल जाऊं मैं कि उनकी ग्रेव वहां पर, और तुमने मुझे तब देखा था जब मैं 15 साल की थी, है ना? तुम तब से मुझे जानते, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तुमने कहा था कि हमारे बीच कभी कोई सीक्रेट नहीं होंगे। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते, तो तुमने मुझे सब कुछ छुपा कर क्यों रखा है? अधृत रूमी को अपने बेहद करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कौन से सीक्रेट की बात कर रही हो तुम मासूका? और मुझे एक बात बताओ, सवाल कब से करने लगी तुम? रूमी धीरे से बोली, जब से दिमाग में सवाल खड़े होने लगे। ये जवाब सुनते ही अधृत के होठों पर एक एविल स्माइल आ गई। उसने रूमी को सीधे बेड पर धक्का दिया और अगले ही पल खुद उसके ऊपर आ गया। रूमी धीरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम? मतलब? इससे आगे वो कुछ बोल पाते कि अधृत ने उसकी कलाइयों को पकड़कर सीधे उसके सर के ऊपर किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, बहुत रातें तन्हा हो चुकी है, तो ये सुबह मुझे चाहिए, और अब तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज कुछ ऐसा ना निकले जो मैं सुनना नहीं चाहता। बोलकर उसने रूमी के होठों को कैप्चर कर लिया। रूमी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अधृत को रोक नहीं सकती थी और वो रोकना भी नहीं चाहती थी। उसका गुस्सा एक तरफ, पर इस चीज के मामले में वो अधृत को कभी नहीं रोकेगी। धीरे धीरे अधृत के होंठ रूमी के होठों के साथ हलचल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने रूमी के लिप्स को बुरी तरीके से बाइट करके छोड़ दिया। रूमी को अपने होठों पर खून साफ महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसके हाथ अधृत के हाथों के गिरफ्त में थे। अधृत रूमी की आंखों में देखकर बोला, एक सजा बेसमेंट वाली और एक सजा बेड वाली। रूमी हैरानी से बोली, नहीं अभी नहीं प्लीज, मतलब तुम्हें जो करना है करो, पर पनिशमेंट नहीं। अधृत सार्कास्टिकली बोला, कमाल करती हो मासूका, तुम्हें लगता है तुम मना करोगी और मैं मान जाऊंगा? ये सुनते ही रूमी ने कुछ पल उसे देखा और अगले ही पल उसने अपने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। धीरे धीरे अधृत उसके गाल से लेकर के उसके कंधे तक हर जगह किसी और बाइट करने लगा। वो अपने निशान हर जगह छोड़ता चला जा रहा था। कुछ ही पल में रूमी के कपड़े उसके जिस्म से अलग होकर जमीन तक पहुंच चुके थे। अधृत इससे ज्यादा आगे बढ़ पाता कि तभी उसका फोन बजा। उसने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद, तो तभी रूमी ने तिरछी नजरों से फोन की तरफ देखा जो कि नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था। अधृत रूमी के ऊपर ही था। उसने अपना फोन उठाया और फिर फोन स्पीकर पर रखकर बोला, व्हाट? दूसरे तरफ से रोनित बोला, वामिका चोपड़ा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ये सुनते ही अधृत के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं रूमी हैरानी से कभी अधृत को देखते तो कभी फोन की तरफ।
तभी रोनित फिर से बोल, अब मुझे ये बताओ कि करना क्या है। कविश चोपड़ा उसे अस्पताल लेकर गया। इस बीच में चोपड़ा इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से अकेली है। जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारा टारगेट चोपड़ा इंडस्ट्रीज होगा। तो अधृत बीच में बोला, किसने बोला कि मुझे चोपड़ा इंडस्ट्रीज को टारगेट करना है? वो तो मेरे हाथ में है। टारगेट पर इंसानों को किया जाते हैं, सामान को टारगेट करके क्या मिलेगा? छोटी बात ही नहीं खेलता मैं, है ना माशूका? रूमी धीरे से बोली, हाँ क्या मतलब? उसकी बात सुन अधृत की मुस्कुराहट और गहरी हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर रूमी की नाक पर किस किया जो कि ऑलरेडी लाल थी। तभी रोनित बोला, तुम अभी रूमी के साथ हो? उसे बेसमेंट से निकाल दिया। अधृत बिना किसी भाव के बोला, रोनित बनर्जी, अगर मैं मेरी माशूका के साथ हूं तो इसमें तुम्हारा सवाल नहीं आना चाहिए। रोनित गहरी सांस लेकर बोला, ओके सॉरी, तो फिर इंसानों को टारगेट करने का क्या मतलब है? कविश चोपड़ा तो ऑलरेडी वामिका चोपड़ा के साथ है, अब किस टारगेट करने की बात कर रहे हो तुम? अधृत धीमी सी आवाज में बोला, कविश चोपड़ा का छोटा भाई। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? रोनित बिना किसी भाव के बोला, श्लोक चोपड़ा। बोलते हुए रोनित के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रूमी मन में बोली, श्लोक चोपड़ा, अब ये कौन आ गया? अधृत ने बिना कुछ बोले कॉल कट किया और फिर रूमी को देखकर बोला, क्या हुआ माशूका, तुम सोच रहे हो कि श्लोक चोपड़ा कौन है? रूमी एकदम से होश में आकर बोली, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगी। अधृत ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर उससे बोला, कविश चोपड़ा का छोटा भाई श्लोक चोपड़ा। रोनित से कुछ पुराने कनेक्शन है उसके, और एक्चुअली रोनित से नहीं, रोनित के माँ बाप से। बोलकर वो एकदम से खड़ा हो गया। अधृत अपने कपड़े पहन रहा था। वही रूमी कंफ्यूजन से उसे देख रही थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी अधृत उससे बोला, ज्यादा नहीं सोच रहे माशूका, तुम्हारी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई है, याद रहे। बोलकर वो अपना फोन उठाकर तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही रूमी खुद से बोली, थैंक गॉड बच गई मैं। इतना बोलकर उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और तुरंत बेडरूम से निकल गई। वो अधृत का बेडरूम था। रूमी सीधे अपने कमरे में पहुंची और तभी इस वक्त उसका फोन बज। उसने जल्दी से जाकर अपना फोन चेक किया जिस पर अननोन नंबर से एक मैसेज आया हुआ था। उसे मैसेज में लिखा था कि, तो क्या हमारी शहजादी को कभी हमारी याद नहीं आती? ये मैसेज देखते ही रूमी के हाथ से फोन छूटकर सीधे बेड पर गिर गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।